नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बड़े बड़े टीवी चैनल ये बात चलाने लगे हैं कि अब फडणवीस एक और रेस में शामिल हो गए हैं। मतलब प्रधानमंत्री मोदी के बाद अमित शाह, योगी, अब फडणवीस भी। क्या ये बात सही है? और जरूरत क्या पड़ गई कि संघ बार बार ये प्रेशर डाल रहा है, संघ बार बार ये अनुरोध कर रहा है, संघ के जुड़े हुए लोग अनुरोध कर रहे हैं कि ये खबर छापिए, खबर चलाइए कि संघ ने बड़ी मेहनत करी, हरियाणा में बड़ी मेहनत करी, हजारों लाखों रैलियां करी, महाराष्ट्र में करी, इसीलिए नतीजे आ गए सामने। मतलब संघ संदेश देना चाहता है कि भाई हम लोकसभा चुनाव में शांत बैठ गए तो मोदी जी का डिब्बा गोल हो गया, अपने दम पर बहुमत नहीं ला पाए। ये उस बात का जवाब है जब जेपी नड्डा ने कहा था कि हमें संघ की कोई जरूरत नहीं है। अब संघ बेचैन है कि ये बात पब्लिक तक जाए कि संघ है तभी ही भाजपा मुमकिन है। तो क्या संघ की और भाजपा के बीच लाइन खींचना शुरू हो गई है? क्या महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री अपना बनवा कर, अमित शाह नहीं चाहते थे कि देवेंद्र फडणवीस बने, संघ ने तय कर दिया कि पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा ये भी वो तय करेंगे। ये तमाम बातें मैंने अभय दुबे जी के साथ की हैं। बहुत रोचक बातचीत है। आपसे अनुरोध है कि पूरी बातचीत सुनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क पे स्वागत है अभय दुबे जी आपका। महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण हो गई, फडणवीस साहब मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन शिंदे साहब थोड़े मुंह फुलाए हुए बारात के फूफा की तरह नजर आए। जो एक्टिविटी हुई उनके विधायकों को अभी भी अच्छा नहीं लग रहा। कुछ विधायकों ने एक सीमा से जाके परे जाके बयान भी दे दिया। पहले ही दिन जो जोश और खरोश, जो उत्साह शिंदे गुट में दिखना चाहिए था वो नहीं दिखा। क्या लगता है आपको महाराष्ट्र की सरकार, हालांकि शिंदे पे फर्क पड़ेगा नहीं, शिंदे जानते हैं कि जिस तरह उनसे तुड़वा लिए गए थे विधायक और उद्धव की सरकार गिरा दी गई थी, तो जब बीजेपी चाहेगी तब शिंदे का राजनीति अंत कर देगी। संजय राउत ने कहा भी है कि शिंदे का इस्तेमाल हो गया 2 साल तक, अब बीजेपी उनको कभी जिंदगी में मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। उनका जितना इस्तेमाल होना था हो चुका। महाराष्ट्र की पूरी राजनीतिक घटनाक्रम पर आपका क्या मानना है, क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने दो रास्ते थे संजय जी। एक रास्ता ये था कि वो शिंदे से पल्ला छुड़ा लेते और अजित पवार के साथ मिलकर सरकार चला लेते। मैं ये मानता हूं, जहां तक महाराष्ट्र की सरकार चलाने का सवाल है, अगर वो ऐसा करते तो वो दूरगामी दृष्टि से उनके हित में होता। जब मैं दूरगामी दृष्टि की बात कह रहा हूं तो मेरा मकसद ये है कि उस सरकार के अंदर सत्ता का केवल एक केंद्र होता, वो थे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। अच्छा, लेकिन एक दूसरा भी दृष्टिकोण था इसके पीछे। दूसरा दृष्टिकोण ये था कि महाराष्ट्र में 288 की विधानसभा में एक आंकड़े के मुताबिक 124 मराठा विधायक जीते हैं। आप सोचिए, 288 की विधानसभा में 124 मराठा विधायक जीते हैं और एक मराठा को हटाकर आप एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। अभी आपको बृहन नगर मुंबई नगर महापालिका का चुनाव लड़ना है, जहां जो उद्धव ठाकरे कब्जे में है। उद्धव ठाकरे कब्जे से उसको छुड़ाना भी है। दूसरे, हमें ध्यान रखना चाहिए कि उद्धव ठाकरे ने कितना भी बुरा चुनाव लड़ा हो, मुंबई शहर के अंदर उद्धव ठाकरे ने 20 में से 10 सीटें जीती हैं। यानी उनका बंबई में प्रभाव कोई ऐसा खास कम नहीं हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का आला कमान और उसके रणनीतिकार मान रहे थे कि शिवसेना तोड़ने का जो उनका मकसद था वो अभी पूरा नहीं हुआ है। यानी उद्धव ठाकरे का, बाल ठाकरे के परिवार का प्रभाव समाप्त नहीं हुआ है पूरी तरीके से। उसका प्रभाव तब तक समाप्त नहीं हो सकता जब तक कि मुंबई में शिवसेना को मटिया मेट नहीं, उद्धव ठाकरे के परिवार को मटिया मेट न कर दिया जाए और मुंबई बृहन नगर पालिका उनसे छीन न ली जाए। ये काम एकनाथ शिंदे की मदद के बिना पूरा नहीं हो सकता। और एकनाथ शिंदे कहना यह था कि जनता उन्हें मुख्यमंत्री देखना चाहती है और वो इस वक्त शरद पवार के बाद सबसे बड़े ऊंचे कद के मराठा नेता हैं। ये उनके दो दावे थे। और जब वो ये कहते हैं जनता मुझे मुख्यमंत्री देखना चाहती है, तो वो अनकही बात ये भी होती है कि जनता फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहती। अच्छा, ये जो पूरी परिस्थिति है, ये परिस्थिति किस तरीके से इसने अपना रूप लिया, किस तरह से खेल पूरा का पूरा हम लोगों के सामने उस मंच पे सजा जिस पर आज सरकार शपथ ले रही थी। मंच पे हालत क्या थी कि अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस एक तरफ बैठे हुए थे और किनारे पे दूर कोने में
काफी दूर कोने में एक कुर्सी पड़ी थी जिसके ऊपर एकनाथ शिंदे बैठे थे, उनके बगल में राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री वगैरह बैठे थे। यानी फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में बहुत दूरी थी, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत दूरी थी। और उस दूरी को देख के जितने भी पत्रकार थे टीवी चैनल में, वो सारे के सारे कयास लगा रहे थे कि क्या शिंदे शपथ लेंगे या नहीं लेंगे। काफी देर तक इस बात की चर्चा चलती रही कि भाई शिंदे शपथ लेंगे या नहीं लेंगे। बाद में शिंदे ने शपथ ली, लेकिन शपथ भी उन्होंने कैसे ली? जब वो खड़े हुए तो उनके नाम को लेके इतने इतने बड़े जय जयकार लगे जितने नरेंद्र मोदी के मंच में आने पर लगे थे। देवेंद्र फडणवीस के खड़े होने पे कोई जयकारे नहीं लगे, अजित पवार के खड़े होने पे कोई जयकारे नहीं लगे, लेकिन शिंदे के खड़े होने पे बहुत जयकारे लगे। उसके बाद शिंदे ने सबसे पहले बाला साहब ठाकरे की स्मृति को नमन किया, फिर उन्होंने आनंद दिघे जो उनके थाने की राजनीति में गुरु थे उनकी स्मृति को नमन किया, उसके बाद नरेंद्र मोदी को नमन किया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नमन किया। उसके बाद उन्होंने शपथ ली। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां का पूरा नजारा क्या था। अच्छा, जो खबरें आ रही हैं अंदर से, वो खबरें ये कहती हैं कि शिंदे केवल इसी शर्त पे माने हैं कि फडणवीस ने उनसे जाके कहा कि आप उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लीजिए, आपका सरकार में वही दखल होगा जो मुख्यमंत्री के तौर पे आपका दखल था। और फडणवीस की, देखिए प्रिंट मीडिया में ये बातें इस तरह से नहीं छपती। प्रिंट मीडिया में छपा है आज कि फडणवीस ने जाके शिंदे को आश्वासन दिया कि आप शपथ लेने में संकोच मत कीजिए, उप मुख्यमंत्री आप बनिए, आपका सरकार में वही दखल होगा जो कि मुख्यमंत्री के तौर पर दखल था। यानी सीधे सीधे ये दो मुख्यमंत्रियों की थीसिस है। यानी एक साथ महाराष्ट्र सरकार में दो मुख्यमंत्री काम करेंगे, एक मुख्यमंत्री का औपचारिक नाम होगा उप मुख्यमंत्री और दूसरे का औपचारिक नाम होगा मुख्यमंत्री। अच्छा, अब आप कल जब फडणवीस को चुना गया था भाजपा विधायक दल का नेता, तो फडणवीस ने क्या वक्तव्य दिया था, उस वक्तव्य पे भी गौर कीजिए। फडणवीस ने कहा था कि मुख्यमंत्री बनना तो एक तकनीकी स्थिति है। फडणवीस के शब्द हैं, मुख्यमंत्री बनना तो एक तकनीकी स्थिति है, हम तीनों मिलकर सरकार चलाएंगे। यानी सत्ता के तीन केंद्र होंगे, एक व्यवहारिक रूप से केंद्र निष्प्रभावी होगा, यानी जो अजित पवार वाला केंद्र है, दो केंद्र प्रभावी होंगे, मुख्यमंत्री का और उप मुख्यमंत्री का। मुझे पक्का यकीन है यही स्थिति अगर बनी रही और इस स्थिति में कोई रेडिकल परिवर्तन नहीं हुआ तो महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे अपनी पैरेलल गवर्नमेंट चलाएंगे, अपनी समांतर सरकार चलाएंगे और देवेंद्र फडणवीस अपनी सरकार चलाएंगे। इसका इतिहास में क्या उदाहरण मिलता है? 2015 की याद आ रही है, जबकि महागठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ी शानदार तरीके से हरा दिया था और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने थे। तो तेजस्वी यादव ने क्या किया था उप मुख्यमंत्री के तौर पर? वो अपने विधायकों की अलग मीटिंग करते थे। यानी महागठबंधन के विधायकों की एक साथ बैठक नहीं होती थी, तेजस्वी यादव अपने अलग बैठक, और जितने भी आदेश नीतीश कुमार जारी करते थे, तेजस्वी यादव को जिन आदेशों का मन होता था उन्हीं आदेशों के खिलाफ वो आदेश जारी कर देते थे। तो पूरी जो नौकरशाही थी, अफसरशाही थी, वो कोई काम ही नहीं कर रही थी कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एक दूसरे को काटने वाले आदेश जारी कर रहे थे। हालत ये थी कि नीतीश कुमार किसी एक थानेदार का ट्रांसफर करने के लिए कहते थे और तेजस्वी यादव मना कर देते थे कि इसका ट्रांसफर नहीं होगा। तो बात वहीं की वहीं खत्म हो जाती थी, वहां पर दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते थे। ये स्थिति बहुत दिन नहीं चल पाई और बिहार की वो सरकार जो भाजपा को इतने जबरदस्त रूप से हरा के कायम हुई थी, वो सरकार गिर गई और नीतीश कुमार दोबारा एनडीए में लौट आए। ये घटना हम सब लोगों को याद है और हम सब लोगों ने इस घटना के ऊपर कितना बोला था, कितना लिखा था। बिल्कुल ऐसा ही नजारा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ बिहार रिपीट होगा, बिहार दोहराया जाएगा, कुछ थोड़ा ऊंच नीच होगा, लेकिन जब एक सरकार के अंदर सत्ता के दो केंद्र होते हैं तो ऐसा ही होता है। उसमें एक केंद्र वो है जो अभी तक उप मुख्यमंत्री था, अब मुख्यमंत्री बन गया। दूसरा केंद्र वो है जो अभी तक मुख्यमंत्री था, अब वो उप मुख्यमंत्री बनने पर मजबूर है और वो कह रहा है जनता मुझे चाहती है। यानी उसकी जो लेजिटिमेसी है, उसकी जो नेतृत्व की जो वैधता है, जो उसकी श्रेष्ठता की वैधता है, वो कह रहा है जनता से प्राप्त होती है, हमें वैधता विधायकों की गिनती से प्राप्त नहीं होती। तो ये जो पूरा नजारा है महाराष्ट्र की राजनीति में,
मैं समझता हूं कि ये एक स्थिर सरकार का नजारा नहीं है। सरकार की स्थिरता विधायकों की गिनती से नहीं होती है। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, अभी बीजेपी के पास विधायकों की कोई कमी तो है नहीं, थोक में है। हाँ, थोक में विधायक हैं, लेकिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्रियों के बीच में लगातार टक्कर चलती रहती है। वो उनकी जड़ें काटने में लगे रहते हैं, वो उनकी जड़ें काटने में लगे रहते हैं। जो जो योगी जी के समर्थक पत्रकार हैं वो कहते हैं कि ये जो उप मुख्यमंत्री हैं ये आस्तीन के सांप हैं। हाँ, हाँ। और उप मुख्यमंत्री अपने समर्थक पत्रकारों से कहते हैं कि इस बंदे को, मुख्यमंत्री को तो अभी जल्दी कुछ दिनों बाद हटा दिया जाएगा, बच नहीं सकता ये, देर सवेर की बात है, हटेगा ये। तो इस तरह की वहां सरकार चल रही है और ब्यूरोक्रेसी खुल के खेल रही है, खूब भ्रष्टाचार कर रही है, खूब माल कमा रही है, चांदी कट रही है ब्यूरोक्रेसी की। इस तरीके से यूपी की सरकार चल रही है। इससे भी बुरे तरीके से महाराष्ट्र की सरकार चलेगी, मैं आपको बता रहा हूं, इससे भी बुरे तरीके से चलेगी महाराष्ट्र की सरकार। लेकिन तो अभय जी, लेकिन मेरा इसमें सवाल ये है कि बिहार में तो तेजस्वी यादव का प्रेशर था कि तेजस्वी यादव की अगर मदद के बिना सरकार नहीं चल सकती थी, या तो बीजेपी से मदद लो या तेजस्वी से मदद लो। लेकिन महाराष्ट्र में तो सीन उल्टा है। बीजेपी को पता है कि शिंदे जिस दिन निकलने की कोशिश करेंगे उस दिन ये बच्चा जानता है कि शिंदे के विधायक तोड़ दिए जाएंगे या निर्दलीय आ जाएंगे, तब भी शिंदे निकलने की कोशिश क्यों करेंगे? शिंदे की जो बात आपको और हमें पता है वो शिंदे को नहीं पता है। उनके बिना भी सरकार चल सकती है। शिंदे को नहीं पता है कि अगर वो बाहर निकलेंगे तो उनके विधायक तोड़ दिए जाएंगे, उनके सांसद भी तोड़ दिए जाएंगे। शिंदे निकलने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे। वहां समस्या दूसरी है। शिंदे एक बहुत महाराष्ट्र के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक समुदाय के नेता हैं। महाराष्ट्र में आज तक जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं उसमें से 2 ब्राह्मणों को छोड़कर, मनोहर जोशी और देवेंद्र फडणवीस को छोड़कर बाकी सभी मराठा रहे हैं। 288 की विधानसभा में 124 मराठा विधायक हैं और शरद पवार का सितारा अस्त होने की तरफ है, हो ही चुका है तकरीबन अस्त। अजित पवार बहुत प्रभावी नेता नहीं है। सब लोग जानते हैं कि उनकी साख तकरीबन गिर चुकी है। उनके मुंह पे उनका मजाक उड़ाया जाता है। कल ही उनका मजाक उड़ाया था शिंदे ने, जब पत्रकारों ने पूछा कि आप दोनों मुख्यमंत्री बनेंगे, तो शिंदे के बोलने से पहले अजित पवार बोल पड़े कि मेरा शपथ लेना तय है, इनकी अभी समझ बननी बाकी है। तो इस पर शिंदे ने जवाब दिया कि हाँ दादा को सुबह दोपहर शाम हर वक्त शपथ लेने का अनुभव है। तो बात हंस के टाल दी गई, लेकिन ये हंस के टलने वाली बात नहीं है। मतलब जो अजित पवार हैं उनकी राजनीति ठीक है, अभी उन्होंने चुनाव ठीक ठाक लड़ लिया और उन्हें उप मुख्यमंत्री पद भी मिल गया, लेकिन उनका कोई सम्मान नहीं है कहीं भी। उनकी स्थिति ये है। तो मराठाओं के नेता वो नहीं रह गए हैं अजित पवार। नया मराठाओं का नेता है एकनाथ शिंदे। और जो मराठा नेता होगा वो अगर इस सरकार में है तो उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। एकनाथ शिंदे को बाहर निकालने का मतलब ये होगा, या एकनाथ शिंदे को बाहर धकेलने का मतलब ये होगा, एकनाथ शिंदे मराठों के बहुत ही शक्तिशाली नेता के रूप में उभर आएंगे। तो बीजेपी की जो योजना थी कि ना एकनाथ शिंदे रह जाए ना उद्धव ठाकरे रह जाए, दोनों नेस्त नाबूद हो जाए। इत्तेफाक से बंबई, मतलब एकनाथ शिंदे का तो पूरे महाराष्ट्र में रुतबा उभर आया और उद्धव ठाकरे का भी बंबई में रुतबा बाकी है। 20 में से 10 सीटें उन्होंने जीत ली हैं। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के गले में मराठाओं का राजनीतिक रंग रुतबा और एकनाथ शिंदे का उभरता हुआ नेतृत्व, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के गले में अटके हुए हैं। और अभी तो मंत्रिमंडल के बंटवारे पे भी संघर्ष होगा। अभी मंत्रिमंडलों का बंटवारा तो हुआ नहीं है, मंत्रालयों के बंटवारे पे भी संघर्ष होगा। एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय मांग रहे हैं, बीजेपी ने मना कर दिया है कि भाई गृह मंत्रालय हम नहीं देंगे। तो क्या लग रहा है मिलेगा नहीं है? क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा? गृह मंत्रालय मिलेगा? बीजेपी गृह मंत्रालय नहीं देगी। और उधर अभी तक वित्त मंत्री थे अजित पवार। सवाल ये है उनको वित्त मंत्रालय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ये सारे मंत्रालय दूसरों को, अपने पार्टनरों को दे दिए तो बीजेपी के पास क्या रहेगा? फिर कुछ भी नहीं रहेगा। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, और एकनाथ शिंदे की आत्म छवि ये है कि वो दरअसल मुख्यमंत्री हैं, उनको उप मुख्यमंत्री कहा जा रहा है। और एकनाथ शिंदे
तय करके बैठे होंगे इस बंदे को मुख्यमंत्री कहा जा रहा है, मैं इसकी हैसियत उप मुख्यमंत्री से ज्यादा रहने नहीं दूंगा। ठीक बात। इस बीच में देवेंद्र फडणवीस का कद इतना बड़ा करने की गोदी मीडिया प्लानिंग में जुट गया है। कुछ जगह खबरें लगातार प्लांट की जा रही हैं कि भाई अब मोदी के बाद 3 नाम हैं प्रधानमंत्री पद की रेस में, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस। यानी अब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते देवेंद्र फडणवीस का नाम प्रधानमंत्री के विकल्प के रूप में चलाना शुरू कर दिया। क्या लगता है आपको कि ये एक प्लानिंग है योगी आदित्यनाथ के पैरेलल मोदी जी के चहेते को खड़ा करने की? और दूसरा, अमित शाह के दोनों दुश्मन हैं, योगी आदित्यनाथ भी और देवेंद्र फडणवीस। ये पूरी जो राजनीति की कश्मकश है भारतीय जनता पार्टी की कि वो देवेंद्र फडणवीस को आगे करे, फिर उसकी चर्चाएं कराए, इसके पीछे क्या खेल होगा? देखिए, एक तो ये अभी दूर की कौड़ी है थोड़ी बात, मतलब ये बात ऐसा नहीं है कि निकट भविष्य में कुछ घटित होने जा रहा हो, इसलिए इन चीजों का महत्व केवल कयासों के क्षेत्र में है। अभी तो देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव जीत लिया है, लेकिन अभी उन्हें बहुत ही जटिल किस्म की परिस्थितियों में से अपनी सरकार की नाव निकाल के बाहर लानी है। देखिए, बहुत ही बदसूरत किस्म के हालात पैदा हो सकते हैं महाराष्ट्र में। सवालों पर टकराव हो सकता है, जैसे ही टकराव होगा वैसे ही क्या होता है कि ब्यूरोक्रेसी सबसे पहले उसका फायदा उठाती है, फिर ब्यूरोक्रेसी मनमानी करने लगती है, फिर सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जमा होने लगती है। जो विपक्ष अभी आपको मुरझाया हुआ लग रहा है, वो अचानक पता चला कि चमकदार हो जाता है। तो एक तो बहुत बड़ी चुनौती इन लोगों के सामने है। अगर देवेंद्र फडणवीस इस चुनौती से निकल आए और 6 महीने साल भर के अंदर की सरकार का रिपोर्ट कार्ड अच्छा रहा, इन्होंने किसी तरीके से एकनाथ शिंदे की महत्वाकांक्षाओं को साध लिया उन्होंने, तो एक ऐसी स्थिति बनेगी जिसमें देवेंद्र फडणवीस का तब कद और चेहरा जो है वो चमकदार, कद बढ़ सकता है, चेहरा चमकदार हो सकता है, और अमित शाह के लिए वो ज्यादा बड़ी चिंता का सबब हो सकते हैं। अभी क्या है कि अभी तो अमित शाह, भाई सोचने की बात यह है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने कैसे थे, किसकी कृपा से बने थे मुख्यमंत्री? क्या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने के लिए उद्धव ठाकरे से क्या मतलब कहानी क्या थी? कहानी ये थोड़ी ना थी कि शिवसेना टूटते समय सौदा ये हुआ था कि हमको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उस वक्त अगर एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री भी बना दिया जाता तब भी वो तैयार हो जाते, लेकिन अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस को उस गठजोड़ सरकार का मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, और अमित शाह की कृपा से ये मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे। तो अभी तो महाराष्ट्र में क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा, इसमें बहुत सारे किंतु परंतु हैं, बहुत बड़ा सवालिया निशान है महाराष्ट्र में क्या होगा, और महाराष्ट्र में जो होगा उसके ऊपर तय होगा कि देवेंद्र फडणवीस का क्या होगा। अच्छा, अमित शाह की पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, उसके साथ किसके कैसे क्या संबंध होंगे, क्या परिस्थिति बनेगी, कोई कुछ नहीं कह सकता। ये बात आपकी सही है कि अगर देवेंद्र फडणवीस कामयाब रहे महाराष्ट्र सरकार ठीक से चलाने में, तो उनका कद जरूर आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि देखिए वो पढ़े लिखे हैं, और वो बुद्धिजीवियों में, संस्कृति कर्मियों में, इनमें भी थोड़ा बहुत लोकप्रिय है देवेंद्र फडणवीस। तो वो एक तरह से और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चहेते हैं, महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण है, राष्ट्रीय संसद में महाराष्ट्रीयन ब्राह्मणों के प्रति एक तरह का आकर्षण वहां पे होता ही है, महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण है। तो ये तमाम बातें जो है देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में जाती हैं, लेकिन अभी उन्हें एक मंजिल ऐसी है जो पार करनी है, वो मंजिल है, और उस मंजिल को पार करने में सबसे बड़ी बाधा है एकनाथ शिंदे और अमित शाह। अच्छा, वो मजे की बात ये देखिए, अमित शाह की तकदीर देखिए कि योगी आदित्यनाथ को भी उन्होंने बढ़ाया था। योगी आदित्यनाथ का नाम भी फाइनल उन्होंने किया था, कोई मुख्यमंत्री बनाने की सोचा नहीं था, लेकिन अमित शाह अड़े थे। और योगी आदित्यनाथ आज की तारीख में अमित शाह के और योगी आदित्यनाथ के रिश्ते क्या हैं, किसी से छुपा नहीं है। तो अमित शाह ने जिस तरह शिंदे को आगे बढ़ाया, अमित शाह कभी नहीं चाहते थे देवेंद्र फडणवीस बने। तो क्या अमित शाह का ये एक ब्रेक है राजनीति पे? अमित शाह की ये राजनीतिक हार है? होता ये है कि राजनीति में जो आप चाहते हो हमेशा 100% नहीं हो पाता, कोशिश आप पूरी करते हैं। अमित शाह ने
सबके नाम चलवाए, राव साहब दानवे का नाम चलवाया, विनोद तावड़े का नाम चलवाया, और मराठा को हटाने का क्या नुकसान होगा इसके लिए काफी कयास लगवाए, एनालिसिस करवाया, ये सब करवाया ना अमित शाह ने। तो वो लेकिन आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इनके लिए अड़ा हुआ था, संघ कह रहा भाई इन्हीं को बनाओ। और नरेंद्र मोदी भी नरेंद्र मोदी की सहमति भी नहीं थी अमित शाह के प्रयासों से इनसे, वो भी नरेंद्र मोदी भी कह रहे थे कि हाँ भाई बनाओ इन्हीं को। तो उसके लिए चुनाव प्रचार के दौरान ही देवेंद्र फडणवीस के नाम को मंच से बोलना पड़ा, अमित शाह को भी बोलना पड़ा, और नरेंद्र मोदी तो बोले ही उनके नाम को। तो उसमें कुछ इनके हाथ में रह नहीं गया वहां पे। लेकिन ठीक है, अभी मुख्यमंत्री बन गए, अब वैसे तो ना बाकी दांव चलने के लिए बहुत सारे मौके हैं जिसमें वो तरह तरह के दांव चल सकते हैं। और ये देखिए, ये मुख्यमंत्री होने वाले उप मुख्यमंत्री के पास जाए और कहे कि सरकार में आपका वही दखल रहेगा जो पहले था, ये एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा कोई नहीं कहता। ये अगर वो नहीं कहते तो वो बनते नहीं उप मुख्यमंत्री, और वो उप मुख्यमंत्री बनते नहीं तो सरकार शुरू से ही पंगु हो जाती, पहले दिन से ही पंगु हो जाती। ये बात ठीक है। एक और बड़ी घटना सामने आई इन दो राज्यों के चुनाव में, हरियाणा और महाराष्ट्र में। संघ बड़ा बेचैन है। पहली बार संघ चुपचाप काम करता था, कभी सामने नहीं आता था। अब संघ बेचैन है की चर्चा हो कि संघ ने इतने हजार सभाएं करी, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं करी, रैलियां करी, संघ के इतने हजार कार्यकर्ता जुटे, संघ गली गली गया, संघ ने हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव जितवाया। ये मैसेज क्या देना चाहता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ? क्या ये मैसेज देना चाहता है कि लोकसभा में हम नहीं जुटे तो मोदी के पत्ते पिट गए, और हम जुटे तो हमने हरियाणा और महाराष्ट्र जितवा दिया? मतलब संघ है तो मुमकिन है, और मोदी है तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। तो ये संघ बना मोदी की एक नए एंगल की लड़ाई है क्या? संघ कभी ऐसे नाम नहीं आया, अपना क्रेडिट देखिए, कभी संघ संघ ने तो इस बार बिल्कुल राजनीतिक पार्टी की तरह काम किया है। पहले वो पृष्ठभूमि में रह के काम करता था, और संघ किस तरह खुल के काम कर रहा है, सभाएं कर रहा है, बाहर से तमाम प्रचारकों को बुला के लगा रहा है। महाराष्ट्र में 30,000 स्त्री पुरुष प्रचारक बुलाए गए, उनको महाराष्ट्र में जगह जगह तैनात किया गया। मराठों को पटाने के लिए ये किया गया, स्त्रियों को पटाने के लिए ये किया गया, वगैरह वगैरह, और ओबीसी को पटाने के लिए ये किया गया। सारा काम संघ ने किया, बात को इस तरह से कहा जा रहा है। और हरियाणा में भी ये किया गया। झारखंड में सफल नहीं हुआ, लेकिन झारखंड में भी इस तरह के बहुत प्रचार किए गए कि संघ बहुत लगा हुआ है। तो संघ लगातार ये संघ अपने आप को केवल महज एक सांस्कृतिक संगठन के रूप में नहीं पेश कर रहा है। अब 100 साल पूरे होने से ठीक पहले संघ अपने राजनीतिक चेहरे को मंच पर ला रहा है। पहले वो मंच के पीछे रहा करता था। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नया संदेश है। संदेश ये है कि हमारे बिना आप चुनाव नहीं जीत सकते। जो जेपी नड्डा ने कहा था हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो सब बातें, अब जेपी नड्डा वाली बात तो भूल ही जाइए, अब वो तो पुरानी बात हो गई। संघ ने पूरी तरीके से, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और राजनीतिक प्रक्रिया, हिंदुत्व के दायरे में जो राजनीतिक प्रक्रिया चलती है, उसको पूरी तरीके से हस्तगत कर लिया है। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी अब पहले वाले नरेंद्र मोदी नहीं है, ये बिल्कुल दूसरे तरह के नरेंद्र मोदी है। और कब इनको रिटायरमेंट पैकेज दिखाई देने लगेगा कि इनको दिया जा रहा है, वो कुछ नहीं, 1 साल भी लग सकती है, 2 साल लग सकती है, 3 साल लग सकती है, लेकिन होगा ये जरूर। वैसे भी नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का ये आखिरी अवधि है 5 साल की। इसके बाद तो क्या होगा, कुछ दूसरा ही कोई होगा। तो वो परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। सब कुछ संघ तय करेगा। नरेंद्र मोदी जगह कौन आएगा ये भी संघ तय करेगा, अध्यक्ष कौन बनेगा ये भी संघ तय करेगा, सब कुछ संघ तय करेगा। कोई किसी और के पास कोई अधिकार है नहीं। अगर किसी को अपनी बात लागू करनी है तो संघ से सहमति लेनी होगी, संघ को पटाना होगा, तब उसकी बात मानी जा सकती है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बड़ा निर्णय जो है वो संघ के बिना लिया जा सकता है हिंदुत्व की राजनीति में। संघ के एंगल पे बाकी मुख्यमंत्री भी काम करने लगे हैं। योगी आदित्यनाथ का बयान आया है कि बांग्लादेश, संभल, अयोध्या, इन सब का डीएनए एक है। अखिलेश यादव ने कहा कि हम तो अपना डीएनए टेस्ट कराने को तैयार है, लेकिन आप भी अपना टेस्ट करा लो। एक संत ऐसी भाषा नहीं बोल सकता। इतनी तलखी बयानों में आ गई है। ये कहाँ के संत हैं? देखिए, आप ठीक, अब अखिलेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ।
लेकिन ये तो किस तरह के संत हैं? वास्तव में संत इस तरह की भाषा नहीं बोलते। यानी कितने बार कहा जा चुका है कि संतों जैसी भाषा ये नहीं बोलते। जो आदमी कह रहा है दंगा होना हो तो हो जाए, एक बार आर पार हो जाए, ये कह रहा है जो व्यक्ति, आप सोचिए जरा इसके बारे में। जो आदमी कह रहा है कि जो बांग्लादेश में हुआ, जो बाबर ने किया था वही हुआ है संभल में, और सबका डीएनए एक है, ये सब क्या है? आप ये बहुत देखिए, जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं, उसको संघ परिवार का मौन समर्थन अवश्य है, संघ का मौन समर्थन अवश्य है, लेकिन ये चीज बहुत आगे बढ़कर बहुत दूरी, कितनी दूरी तक ये लोग खींचेंगे? पोस्टर लगाए जा रहे हैं इसी प्रकार के, पूरा 90 के दशक की राजनीति जो थी, उस राजनीति को वापस लाने की कोशिश की जा रही है, और उसमें जो प्रमुख भूमिका है वो योगी आदित्यनाथ की भूमिका है। इस तरह की चीजें एक सीमा के बाद बैकफायर करने लगती हैं, बूमरैंग करने लगती हैं, उसका उल्टा असर जो है वो दिखने लगता है। चुनाव में दिखा भी था उल्टा असर कुछ, वो तो चुनाव जीत गए इसलिए उल्टा असर किसी को याद नहीं रह गया है, लेकिन फिर इसका उल्टा असर दिखाई पड़ेगा तो बहुत मुश्किल होगी। ठीक बात है। और बाकी मुख्यमंत्री भी लाइन लगा के बैठ गए हैं इसी लाइन पे। असम के मुख्यमंत्री बीफ नहीं बिकने देंगे, होटल में रेस्टोरेंट में बीफ नहीं बिकने देंगे। लाइन लगी हुई है कि इस लाइन पे कौन आगे बढ़े। तीन बड़े मुख्यमंत्री अब इनके पास हो जाएंगे जो भारी वजन के मुख्यमंत्री हैं। अभी तक अब भजनलाल शर्मा हैं, विष्णुदेव साय हैं, या मोहन यादव हैं, ये हल्के वजन के मुख्यमंत्री हैं। अब ये योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस और हेमंत विश्व शर्मा, ये तीन देश के, एक पश्चिमी भारत का, एक उत्तर पूर्वी भारत का और एक उत्तर भारत का, ये तीन भारी मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। तो इन्हें आप कह सकते हैं कि कांग्रेस की शैली में, जैसे कांग्रेस के बड़े बड़े वजनी मुख्यमंत्री होते थे, कांग्रेस का छत्रप या सूबेदार कहा जाता था, तो ये तीन बड़े छत्रप भाजपा के अंदर अब उभर आए हैं, और इन बड़े छत्रपों के इर्द गिर्द, इनके बयानों के इर्द गिर्द भाजपा की काफी राजनीति आयोजित होगी। बिल्कुल ठीक बात है। और मुझे लगता है कि आने वाला समय जो है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, सही कह रहे हैं आप, इसी पे फोकस रहेगी, हमारी निगाह बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतना कीमती समय दिया, आभार, थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी, और मुझको यकीन है कि आपको ये सारी बातचीत बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी से भरी बातचीत करते हैं अभय दुबे जी। अपना प्यार बनाए रखिएगा, एक कमेंट जरूर करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।